हेलो, माय नेम इज़ सचिन अवस्थी। मैं आपको यहाँ पे हाई स्कूल की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद में 12th की मैथमेटिक्स, फिर बीटेक और बीएससी की मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मेरा ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो कि इस बार 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड की, फिर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों, क्योंकि अब तो दोनों में ही एनसीईआरटी चलता है। एनसीईआरटीज़ में काफ़ी ब्रीफ में चीज़ें दी होती हैं तो उन्हें थोड़ा समझना मुश्किल होता है, इसलिए मैं शुरुआत से लेके आखिरी तक एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है वो मेरे इन लेक्चर्स को देख के 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। इस बात की गारंटी है कि जितना मैं पढ़ाऊँगा अगर आपने उतना सीख लिया तो आप पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। सभी में तो नहीं कह सकते, लेकिन मैथमेटिक्स में तो आप टॉप करेंगे। तो चलिए, मुझे वैसे तो रियल नंबर या नंबर सिस्टम पढ़ाना चाहिए जो है पहला चैप्टर, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरुआत करूँगा। हाँ, इसका एक ख़ास रीज़न भी है। तो फिलहाल आइए आज हम आपको सिखाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो मैं बाइलिंगुअल हूँ, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पढ़ाऊँगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना क्या होता है हम लोग को। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि मेजरमेंट करना चीज़ों का, और कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, यानी कि इसमें हमें निर्देशांकों की मदद से मेजरमेंट करना होता है चीज़ों का। जैसे कि किसी लाइन की लंबाई पता करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी पता करेंगे, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, और भी सारी चीज़ें। कि कोई फिगर दे रखा है तो वो मान लिया कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये उनके मेजरमेंट से ही हम लोग डिसाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें होता क्या है। जैसे मान लिया इसमें 2 डायमेंशनल प्लेन पे किसी फिगर्स की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले 2 डायमेंशनल प्लेन्स क्या होते हैं। 2 डायमेंशनल जिनमें 2 डायमेंशन हो, यानी कि जैसे लेंथ हो और ब्रेथ हो। जैसे सपोज़ आपका कमरा है तो ये 3 डायमेंशनल में आ जाता है, क्योंकि इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। लेकिन जो ये अगर आप ग्रीन बोर्ड देखेंगे तो ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, क्योंकि इसमें हाइट नहीं है, लेंथ है या ब्रेथ है। या अगर आप इसे हाइट कह लेंगे तो फिर कह देंगे कि इसमें थिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, थिकनेस इसकी 0 है। तो 2 डायमेंशनल प्लेन जो होते हैं उनमें 3 डायमेंशनल से अलग क्या होता है, जैसे कि 1 डायमेंशनल से भी अलग क्या होता है। जैसे 1 डायमेंशनल में केवल लेंथ निकाल सकते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर्स का हम पैरीमीटर भी निकाल सकते हैं, यानी कि इनके किनारों की लंबाई बता सकते हैं, और इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, यानी ये सारी चीज़। 3 डायमेंशनल में क्या हो सकता है, हम उनका एरिया भी निकाल सकते हैं और उनका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, पर इसमें वॉल्यूम नहीं निकाल सकते 2 डायमेंशनल में। तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल चीज़ें 3 डायमेंशनल चीज़ों से अलग होती हैं। तो चलिए, जैसे ये 2D प्लेन है, अब 2D प्लेन जो हम पढ़ेंगे वो इस तरीके का पढ़ेंगे कि 2D प्लेन में 2 एक्सिस होंगी। एक हमारी एक्स एक्सिस होगी जो कि ये होगी एक्स डैश, और एक वाई एक्सिस होगी जो कि ये होगी वाई डैश। अब जैसे आप कोई रियल लाइन पढ़ते थे तो रियल लाइन में होता क्या था, ये ऐसे रियल लाइन होती थी, रियल नंबर लाइन। यहाँ पे कोई पॉइंट होता था 0, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते थे, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और भी बीच में बहुत सारे होते, जैसे यहाँ पे 3.5 हो गया, आगे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है। इन्फिनिटी तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसके लिए हमें इसे एक्सटेंडेड रियल लाइन कहनी चाहिए। तो और इधर माइनस में नंबर्स होते थे, जैसे -1, -2, -3, ये इस तरीके से इधर माइनस में होते थे। लेकिन ये जो है ये 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल में यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो x, y टाइप के होंगे, यानी कि जैसे ये हमारी x लाइन हुई तो यहाँ पे ये हुआ 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरीके से। और इधर निगेटिव में, यानी ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, और इस तरीके से इधर। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर, जब ऊपर जाएगा नंबर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जब नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से, और एंड सो ऑन। आप नीचे तक भी जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इसमें जैसे हमें किसी पॉइंट की पोजीशन पता करनी हो तो हम किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे पता करेंगे। जैसे मान लिया कि हमें पता करना है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, कोऑर्डिनेट से ही हम इनकी पोजीशन निर्धारित कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स है ये एक्स एक्सिस पे कितना चला हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस पे ये कितना आया है। तो एक्स एक्सिस पे इसका प्रसार हुआ है 4 इकाई का या 4 यूनिट का, 1 2 3 4, ये 4 तक ही तो चला हुआ है। फिर देखेंगे ये वाई एक्सिस पे कितना गया है, तो वाई एक्सिस पे 3 गया है। तो पहले लिखते हैं जितना एक्स एक्सिस पे आया होता है यानी कि 4, और फिर लिखते हैं जितना वाई एक्सिस पे गया होता है यानी कि 3। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए 4,3। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप सभी लोगों को पता होगी, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। फिर जैसे अगर हम आपको कोई पॉइंट्स बोलें और कहें कि उसकी पोजीशन इस पे बताइए क्या है, तब आप कैसे बताएंगे। तो सपोज़ हमको -3, -2 की इसमें पोजीशन दिखानी है कि क्या होगी। तो -3 यानी कि जैसे ये पॉइंट्स हैं -3, -2। तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी आप और समझ लीजिए कि -3 जो होता है इसको कहते हैं भुज, और जो -2 होता है इसको कहते हैं कोट। अगर इंग्लिश में कहें तो सर्ड्स कहते हैं, और नहीं एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो हिंदी में इसे भुज और कोटि कहते हैं। तो -3 यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें कितना चलना है, -3 का मतलब कि एक्स एक्सिस पे ही पर नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि ये एक्स एक्सिस है तो इस पे नेगेटिव डायरेक्शन में -3 आए। अब ऊपर चलेंगे, मतलब ऊपर नहीं नीचे जाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमें -2 जाना है यानी कि हम नीचे आएंगे। तो यहाँ पे नीचे -2 चले आए इस वाली लाइन में। तो पहले चले -3 फिर चले -2 यानी कि हमें पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो -3 -2 पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब एक चीज़ आपको और समझने वाली है यहाँ पे कि जब दोनों पॉजिटिव हों तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जब एक्स एक्सिस की चीज़ निगेटिव हो और वाई की चीज़ पॉजिटिव हो तब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप जो भी कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट उसका पॉजिटिव होगा। जैसे सपोज़ यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट लें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2, -4। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में ऐसे पॉइंट आएंगे जिनका एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में है और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में ऐसी चीज़ें आएंगी जिनका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है। जैसे कि मान लिया ये पॉइंट हमने ले लिया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4, -5। 4 इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए 4, माइनस इसलिए वाई का कोऑर्डिनेट क्योंकि ये नीचे आया है इसलिए -5। तो मुझे लगता है कि ये आप समझ गए होंगे, इसमें मतलब से ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे ईमेल पे या मैसेज करके पूछ सकता है। तो अभी तक आपको इतना समझ लेना चाहिए कि कैसे किसी पॉइंट्स की पोजीशन बताते हैं, या अगर कोई पॉइंट आपको 2D प्लेन बना के दे दिया कि ग्राफ में कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताइए तो आपको बता लेना चाहिए उसको। ये इस बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो क्वेश्चन करवाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें डिस्टेंस का क्वेश्चन दे रखा है तो हम थोड़ा डिस्टेंस का फार्मूला थोड़ा प्रूफ कर देता हूँ। इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हम किन्हीं 2 जनरल पॉइंट्स के लिए प्रूफ किए दे रहे हैं। जैसे आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि जैसे जब कोई रियल लाइन पे लेते थे तो उसमें पॉइंट्स होते थे 2 या 3 या 4 या -4 या 4/5 या 4 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग या √3 √4 इस टाइप के पॉइंट्स होते थे उस पर। लेकिन ये जो 2D प्लेन होगा इसमें पॉइंट्स 2 टपल्स का होगा यानी कि x, y टाइप का। अगर यही चीज़ आप 3 डायमेंशनल में जाते हैं तो वो x, y, z टाइप का होता है। फिर ऐसे ही अगर आप 4 डायमेंशनल में जाएंगे तो उसमें 4 टपल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल 2 डायमेंशनल में है यानी कि r क्रॉस r प्लेन है इसलिए यहाँ पे 2 टपल्स के पॉइंट्स होंगे यानी कि x, y टाइप का होगा पॉइंट। तो जब हम कोई इसमें जनरल पॉइंट 2 मान लेते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया यानी कि 0,0। ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, शायद पहले मैंने बताया नहीं, भूल गया, अभी आप यहाँ पे सीख लीजिए।
यहाँ पे कोई दो जनरल पॉइंट ले लेते हैं। जैसे अब आपको पॉइंट्स बताया था कि पॉइंट्स इसमें किस टाइप के होंगे, एक्स टाइप का नहीं होगा ना वाई टाइप का होगा, एक्स कॉमा वाई टाइप का होगा। तो हमें दो लेने हैं, तो हम ले सकते हैं x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया x2 कॉमा y2। इसलिए आप पॉइंट्स ले लिया तो आप समझ भी गए होंगे कि ये पॉइंट से हमें क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं। जैसे अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें एक्स एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अगर एक्स एक्सिस पे डालें और इस दूसरे इस पॉइंट को हम ए नाम दे दें, इस पॉइंट को हम बी नाम दे दें, तो बी से यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। अब आप एक चीज़ बता सकते हैं कि जो x1 है, x1 अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये x1 रही होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 रही होगी तो जाहिर सी बात है ये दूरी भी x1 रही होगी, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 रही होगी। अब अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y1 रही होगी, क्योंकि पॉइंट जो होता है तो इसमें ये जो कोटिव होता है, भुज और कोट, तो ये जो कोटिव होता है वो y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, y1 होगी। मुझे पता है कि हाई स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें समझना थोड़ी कठिन हो सकती हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट तो बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। इसलिए वो थोड़ा वीडियो को पॉज करें, सोचे समझे, ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आया, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल बेसिक चीज़ है तो मैं इतना ज़्यादा इस पर जोर नहीं दे रहा। तो ये डिस्टेंस y1 होगी, ये डिस्टेंस x1 होगी। इसी टाइप से ये x2 y2 है, तो x2 y2 से हमें पता चलता है कि ये जो पॉइंट है वो इस y एक्सिस से, अगर उसकी x एक्सिस पे दूरी चली जाए तो y एक्सिस से वो x2 की दूरी पे होगा। तो परपेंडिकुलर डाला है, इसका मतलब ये पॉइंट भी इस लाइन से, इस y एक्सिस से x2 दूरी पे होना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो x2 डिस्टेंस होनी चाहिए यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं। अब ये y2 कोऑर्डिनेट है, तो y2 है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 होनी चाहिए। और हमारा मेन एम क्या है, ये डिस्टेंस फाइंड करना ए बी, क्योंकि दो पॉइंट्स की दूरी तो हम निकालना चाह रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे मेन एम है ये ए बी डिस्टेंस फाइंड करना। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें इस लाइन पे, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालने पे हम इतनी चीज़ देख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस y1 है, तो ये डिस्टेंस अगर y1 है तो इतनी डिस्टेंस भी y1 ही होगी, ये चीज़, क्योंकि ये 90 बन रहा है, ये 90 बनेगा, तो ये डिस्टेंस भी y1 ही होगी। अब इतनी डिस्टेंस अगर y1 है और ये पूरी y2 है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हम y2 माइनस y1 कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी वाली में से छोटी वाली घट जाएगी तो y2 माइनस y1 आ जाएगा। यानी कि y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस इस ट्राइंगल की ये इतनी हुई, y2 माइनस y1। और अगर ये डिस्टेंस निकाली जाए तो ये कितनी आ जाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x1। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली जाए तो कितनी होनी चाहिए, x2 माइनस x1, यानी इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस माइनस, तो ये, अच्छा जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस तो ये होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये सारे परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये भी हो गई x2 माइनस x1 डिस्टेंस। अच्छा आपको एक बात ध्यान होगा, हमने कहा था कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल ले इस लाइन पे, तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 तो होगा। तो अगर ये 90 है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज की। परपेंडिकुलर हो गया यानी लंब हो गया y2 माइनस y1, और आधार हो गया x2 माइनस x1, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज बड़ी इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो वही ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये यहाँ पे लेंथ आई है, तो हम इसकी जो यूनिट है, अब यूनिट तो हमें पता नहीं है,
इस पे हम ये तो बता नहीं सकते कि ये जो ग्राफ था इसमें जो छोटी छोटी दूरियां हम लेते हैं, जैसे 0 के बाद 1 लिखते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं, तो वो क्या लिखते हैं, उन्हें मीटर्स में डिवाइड करते हैं या सेंटीमीटर्स में डिवाइड करते हैं या किलोमीटर्स में डिवाइड करते हैं, हमें नहीं पता है। तो इसलिए हम यहाँ डिस्टेंस की भी यूनिट नहीं लिख सकते, ना सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना मीटर। जो भी जिस टाइप से आपने पैमाना बनाया होगा यहाँ पे, जैसा आपका मानक रहा होगा वैसे ही यहाँ पे आपको यूनिट मिल जाएगी, उसकी मात्रक मिल जाएगी। तो अगर इंग्लिश वाले लिखते हैं तो इसकी डिस्टेंस की यूनिट ही लिख सकते हैं, अगर हिंदी वाले लिखते हैं तो मात्रक ही लिख सकते हैं, यूनिट या मात्रक कुछ भी लिख लें। इसी टाइप से अगर जब आप एरिया निकालेंगे तो आप यूनिट स्क्वायर लिख देंगे या मात्रक स्क्वायर लिख देंगे या वर्ग मात्रक लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको डिस्टेंस फार्मूला काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी जिसे नहीं आया समझ में वो मुझसे पूछ सकता है। ये आपकी एक्सरसाइज है 7.1, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैं आपको करवाता हूँ बारी बारी से। 7.1, अगर किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देगा, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ही ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मैं बाइलिंगुअल हूँ। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपको डिस्टेंस निकालनी है 2,3 और 4,1 के बीच की, यानी कि एक पॉइंट ए दे रखा है जो कि 2,3 है और दूसरा पॉइंट बी दे रखा है जो कि 4,1 है। जब शुरुआत में आप डिस्टेंस निकालें, अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो मेरा कहना मानिए कि आप फार्मूला लिखिए एक बार, उसके बाद में उसमें वैल्यूज़ पुट करिए। जब आप 2-4 बार क्वेश्चंस लगाएंगे और बार बार फार्मूला लिखेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप ही वो फार्मूला आ जाएगा। तो ए बी का फार्मूला होता है ये x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब जैसे अगर आप इसे x1, y1 और x2, y2 लिख लेते हैं तो आप आसानी से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। x2 क्या हो गया 4 और x1 क्या हो गया 2, तो यानी कि 4 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इसी टाइप से y2 हो गया 1 और माइनस y1 हो गया 3। तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और ये माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि ये भी 4, तो ये आ गया √8। तो इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 √2 यूनिट, क्योंकि हमें इसकी यूनिट पता नहीं है कि मीटर है या सेंटीमीटर है या किलोमीटर है या लाइट ईयर है, तो हम इसे केवल यूनिट ही लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि -5,7 और -1,3 के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो फिर वही कर लीजिए, इसे ए कर लीजिए, इसे बी कर लीजिए, और आप समझ सकते हैं इसे अगर आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे लगाते हैं तो इसे x1, y1 एज्यूम कर लीजिए, इसे x2, y2 एज्यूम कर लीजिए। बहुत लोग x1, x1 और y1, y2 कर लेते हैं, वो नहीं करना होता है क्योंकि ये 2 टपल्स के होते हैं। तो पहला x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, दूसरा y का लिखा जाता है। तो इसी तरीके से x1, y1 मानेंगे, x1, x2 है, y1, y2 से गलत हो जाए क्वेश्चन। तो फिर से आप वही एक बार फार्मूला नोट करिए, जब 2-4 बार वो फार्मूला लिखेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे x1 माइनस x2 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x2 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू है आपकी -5। ये यहाँ पे ये करली ब्रैकेट इसलिए बनाया क्योंकि छोटा ब्रैकेट अंदर ऑलरेडी था, इसलिए 2 ब्रैकेट एक बार यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए बनाया। और देखिए मैंने लिखा किस तरीके से है, एक तो x2 माइनस x1 करना था इसलिए ये वाला माइनस लिखा है, फिर दूसरा x1 माइनस में था ऑलरेडी इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि 2 साइन डायरेक्ट नहीं आ सकते बिना किसी ब्रैकेट के, इसलिए ये चीज़ लिखी है। फिर y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 7। -1 और माइनस प्लस ही हो गया, तो प्लस का 5 का होल ऑफ स्क्वायर
और प्लस 3 माइनस 7 यानी कि माइनस का 4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4, 4 4 जा 16 और ये भी हो गया 16 यानी कि ये हो गया √32 यानी कि ये हो गया 4√2। अब चूँकि डिस्टेंस है तो आप यूनिट में इसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन है तो चलिए ये भी करवा देते हैं। मैं आपको इसमें थोड़ी अलग चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि इसमें अभी अगला क्वेश्चन है सनरेक का, तो उसकी भी एक दो कंडीशन अलग से। एक पॉइंट है जो कि दे रखा है a, b और दूसरा पॉइंट है b -a, -b। -a, -b। तो इसमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी, यानी कि वही चीज़ करते हैं कि अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा। x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि -a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर यानी -b का होल ऑफ स्क्वायर, -b का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2a का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा -2b का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 कॉमन ले सकते हैं और 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2, तो हम 2 पूरा बाहर ले सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे अंडर रूट लगा रहेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट लेके क्या होता है वो तो हमें पता नहीं है, पर 4 का पता है, इसलिए इसे बाहर ले सकते हैं अंडर रूट सहित। ये इतनी यूनिट आ गया। तो ये आपके पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 एंड 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं कि 7.2 में ए और बी पॉइंट्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। चलिए पहले तो फिलहाल इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 0,0 और 36,15 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, (0,0) और 36,15 इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए फिर वही फार्मूला, इस बार d से लिखे दे रहे हैं क्योंकि दूरी ही है, कोई खास नहीं करना है। 36 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 36 का स्क्वायर यानी कि इसे करके थोड़ा देखे ले रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। इसमें से 3 का स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो ये अंदर 12 का स्क्वायर हुआ प्लस 5 का स्क्वायर हुआ। 3 का स्क्वायर बाहर इसे ले सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर है, अंडर रूट हट जाएगा तो 3 लिख दिया। अंदर इसके अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। आप देख सकते हैं कि कैसे हुई। तो 13 3 जा 13 39। तो ये हो गया। बाकी इसका जो दूसरा पॉइंट है, चलिए वो भी हम कराते हैं। आप अपनी बुक में देख लीजिए कि ये आर्टिकल 7.2 है क्या, दे क्या रखा है आर्टिकल 7.2। आप इसको देख लीजिए अपनी बुक में। मैं अपनी बुक में देख लेता हूँ। आर्टिकल 7.2 जो दे रखा है वो फिगर मैं बनाऊंगा नहीं, आप देख लीजिए क्या है। आपको ए और बी दो शहर हैं जिनके बीच की दूरी निकालनी है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4,0 और जो बी है शहर उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6,0। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। इनके बीच की दूरी निकालना बहुत ही आसान है।
6 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, वही x2 माइनस x1 वाले से, और y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, वो 0 ही रहेगा। तो ये 4 प्लस 0 यानी 4, और अंडर रूट लेंगे तो 2, तो 2 यूनिट, ये भी हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या ये संरेखी हैं? संरेख पॉइंट्स क्या होते हैं? संरेख मतलब कोलिनियर। अब 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि क्या ये कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले कोलिनियरिटी की कंडीशन समझते हैं, क्या है कोलिनियर, क्या है कोलिनियर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक लाइन में वो पॉइंट्स हों। संरेख, इसमें भी नाम से ही पता चलता है कि एक रेखा में हों, यानी कि जैसे अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, अब इनको मिलाती हुई अगर हम एक लाइन बना सकते हैं ऐसे, ये तो थोड़ा कर्वी बन गया, लेकिन आप समझ लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है। एक मिनट फिर से बना देते हैं। ये भी कर्व बन गया। ये समझ लिए एक लाइन है, और इस पे ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये A, ये B, ये C। तो ये ABC तीनों पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन से निकल रहे हैं। अगर आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल चाहते हैं तो ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबादी एक कोलिनियर पड़ते हैं, तो इसी तरीके से, या सीतापुर, शाहजहाँपुर और लखनऊ ये भी कोलिनियर पड़ते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी अपने वहाँ की सिटी लेके, तो मतलब एक ही लाइन पे हो, वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हों। अब इसमें क्या हो सकता है कि एक कंडीशन हम इसमें देख सकते हैं कि अगर ये कोलिनियर हैं तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, मतलब यहाँ की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस नहीं कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो A से C के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो जानी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि A से B की दूरी और B से C की दूरी अगर ऐड कर दी जाए तो वो A से C की दूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। लेकिन कभी कभार इस कंडीशन से क्वेश्चंस लगाना थोड़ा टफ हो जाता है, तो आप एक कंडीशन और देख लीजिए। वो कंडीशन क्या है कि जैसे जब भी कोई पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उन पॉइंट्स को मिला के हम कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये 3 पॉइंट्स, ये जो एक सीध में दे रखे हैं, आपको दे दिया, और कहें कि इन पॉइंट्स को मिला के एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल ऐसा कि जिनके वर्टिसेस ये पॉइंट्स ही हों। तो मान लिया कोशिश करते हैं बनाने की, तो इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, तो कोई ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं हो रहा है भाई। इन पॉइंट्स को आपस में मिला रहे, कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें से अगर एक पॉइंट, जैसे ये जो बीच वाला पॉइंट था, इसको यहाँ बीचों बीच में ना लेके थोड़ा किनारे पे ले लें, अब देखें कि आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। भले ही ये बड़ा अजीब ट्रायंगल बनेगा, लेकिन बन जाएगा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप उनको आपस में ला के कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर सकते। आप ट्राई करिए अपनी कॉपी पे, अलग अलग ट्रायंगल बनाइए, आप देखें कि आप एक भी ट्रायंगल नहीं बना सकते अगर आपने पॉइंट्स कोलिनियर ले रखे हैं। आप एक स्केल लीजिए और स्केल से अपनी कॉपी पे ऐसे एक लाइन खींचिए, उस लाइन पे कोई 3 पॉइंट्स ले लीजिए, कहीं पे भी ले लें, बस उस पॉइंट मतलब उस लाइन पे लें। अब इनको आप मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगी, 3 साइड्स वाला ट्रायंगल बनने की कोई संभावना ही नहीं है इससे तो। लेकिन अगर आप इसमें से कोई भी पॉइंट्स, मान लिया सपोज ये पॉइंट्स है, इस लाइन से हट के कहीं पे और ले लें, मान लिया थोड़ा सा भी यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट आपका ये था, इसको आपने थोड़ा सा ये इधर खिसका दिया और ये यहाँ पे आ गया, तो आप देखें कि अब आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। और जब आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एरिया आएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे तो उनसे ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म कर सकते, पर उस पर भी अगर ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला फार्मूला लगा देंगे
तो वो एरिया आपको 0 देगा, क्योंकि वो ट्राइंगल तो एक्चुअल में फॉर्म ही नहीं कर रहा, लेकिन आप उस पर फार्मूला लगा देंगे कि ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला जिनके वर्टिसेस वो पॉइंट हैं, जबकि वो पॉइंट्स वर्टिसेस की तरह माने जाने के बाद में कोई ट्राइंगल ही नहीं फॉर्म करते हैं, फिर भी आप उसका एरिया निकाल रहे हैं, तो वो एरिया क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम डिस्टेंस ना निकाल के, एक तरीका ये भी है कि इसका भी यूज़ करके कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभार आपको कह देता है कि रिलेशन निकालने को एक्स वाई में, अभी आगे आएगा क्वेश्चन तो हम दिखाएंगे, उसमें ये फार्मूला ज़्यादा कारगर होगा। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको दिखाना है कि ये पॉइंट्स हैं 1,5, 2,3, -2, -11। ये आपको दिखाना है कि ये संरेख हैं, या इंग्लिश में कहें तो ये आपको दिखाना है कि ये कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर होने की फ़िलहाल अभी तो हमने आपको ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला बताया नहीं है, इसलिए डिस्टेंस सही देख लेते हैं। ये अगर A है, ये B है, ये C है, तो इसमें कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस लेंगे अलग अलग और उनको आपस में जोड़ेंगे, तो वो किसी डिस्टेंस के बराबर अगर हो जाएंगी, किसी अलग 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस के बराबर हो जाएंगी, तो ये एक तरीके से कोलिनियर हो जाएगा। यानी हमें पता तो है नहीं कि ये सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं या सीक्वेंस में नहीं दिए हुए हैं, इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि ये C = AB + BC, क्योंकि हो सकता है ये सीक्वेंस में ना दिए हों। तो चलिए फ़िलहाल AB निकाल के देखते हैं। तो अगर AB निकालेंगे तो उसी फार्मूले से x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर वाले तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 1 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 1, प्लस 3 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि -2 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 4। तो ये कितना आया, √5। अच्छा, BC निकालते हैं। तो BC क्या हो जाएगा, -2 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि माइनस लिखे दे रहे हैं, -11 - 13 का होल ऑफ स्क्वायर, -3 का होल ऑफ स्क्वायर सॉरी, यानी कि ये हुआ -4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये हुआ -14 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 196, यानी कि ये हुआ √212। अब AC के बीच की दूरी निकाल दें। AC इससे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो सकता है, 2 √ है, 212 का √ है 4, 20, हाँ, इसे 2√53 भी लिख सकते हैं। AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू निकलेगी ये x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसे लिख सकते हैं -2 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि ये 9 प्लस ये 16 जा 256, यानी कि 263 का √। अब ये कहीं से हमें लग तो नहीं रहा कि कोलिनियर है, क्योंकि √5, 2 √53 और ये, हाँ, ये 263 रहेगा, तो इन्हें कहीं से भी सम करने पे ना इन दोनों को सम करने पे ये आ सकता है, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर्स अलग अलग हैं, जोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा, ना इन दोनों को सम करने पे ये काफ़ी छोटी वैल्यू है, ये भी नहीं आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये संरेख नहीं है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं लग रही है कि AB + BC = AC वाली कंडीशन नहीं लग रही है, यानी AB + BC ≠ AC हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो ये कोलिनियर होते, तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लग रही। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन ये आप अलग से नोट कर लीजिए डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके, कि ABC संरेख होंगे
ये AB प्लस BC बराबर AC, अगर ये कंडीशन लगती है तो ये तीनों पॉइंट्स संरेख होंगे या ABC कोलिनियर होंगे अगर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप नोट कर सकते हैं। हालांकि इससे बढ़िया कंडीशन होती है एरिया वाली। चलिए मैं आपको यहीं पे एरिया का फार्मूला बता देता हूँ। वैसे तो वो शायद आगे की एक्सरसाइज में यूज़ हो, लेकिन मैं यहीं पे आपको एरिया निकालने का फार्मूला बता देता हूँ। एरिया निकालने का फार्मूला, हाँ, जैसे चलिए इसी ट्राइंगल का एरिया निकालना सिखाते हैं बिना फार्मूले के। एक तरीका है, आप देख सकते हैं। जैसे A1,5 B है आपका 2,3 और C है -2, -11। तो चलिए इनको इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। और 1 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए। सबसे पहले A के कोऑर्डिनेट्स ऐसे अलग अलग, फिर B के कोऑर्डिनेट्स 2,3, फिर C के कोऑर्डिनेट्स -2, -11 और फिर सबसे पहला वाला ये लिख लीजिए 1,5। अब इस तरीके से एरो बना दीजिए। अब इसका एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो लिख लीजिए हाफ। 1 3 जा 3 -5 2 जा 10, ये आपको करना है। फिर 2 की -11 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस लगा देंगे। अब 2 की -11 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 22, फिर माइनस का साइन लगा के -2 की 3 से मल्टीप्लाई यानी कि -6 आएगा। तो -6, अब उसके पहले माइनस लगा हुआ है तो फिर वो +6 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन और -2 की 5 से मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 10 और फिर निगेटिव मतलब माइनस का साइन लगा के तब 1 की -11 से मल्टीप्लाई तो -11 जो कि उस माइनस वाले से अपने आप प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 11 आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट बी, तो हाफ। ये 3 - 10 माइनस का 7 हुआ, ये -22 + 6 ये माइनस का 16 हुआ, ये -10 + 11 ये प्लस का 1 हुआ। तो -16 और -7 -23 और फिर ये तो माइनस का 22/2, तो ये हुआ माइनस का 11। तो आप ये देख सकते हैं ये माइनस का 11 आ गया। यानी माइनस का तो कोई होता नहीं है इसमें महत्व, तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड इसका 11 है, तो इसका एरिया हो गया 11 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। जैसे आप किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में निकालते हैं। जब किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब में निकालते हैं। तो उसी तरीके से इसका जो एरिया है, अब हमें यूनिट तो पता नहीं है तो हम यूनिट ही उसे लिख देते हैं, तो यूनिट स्क्वायर में इसका एरिया निकलेगा। तो एरिया कुछ आ गया, अगर एरिया कुछ आ गया मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये कोई ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे। और अगर ये कोई ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कोलिनियर है ही नहीं, क्योंकि कभी भी कोलिनियर पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। और अगर कोई पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो फिर वो कोलिनियर नहीं हो सकते। तो अगर इनका एरिया नॉट इक्वल टू 0 है, एरिया को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ऐसे आप लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं। तो अगर ये एरिया जो है ये नॉट इक्वल टू 0 आए तब आप कहेंगे कि वो कोलिनियर नहीं है। अगर एरिया 0 आ जाए तब फिर आप कहेंगे कि वो कोलिनियर हैं। इसको भी एक अलग से कंडीशन करके आप समझ सकते हैं। तब तक ये तरीका एरिया निकालने का सीख लीजिए। अभी जब क्वेश्चन करवाएंगे तो फार्मूला भी आपको बता दिया जाएगा कि ऑफ ट्रायंगल formed by 3 points is 0, then points are कोलिनियर। या इसे हिंदी में कह सकते हैं कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स लें और उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालें
अगर वो 0 आ जाए तो वो तीनों पॉइंट्स संरेख होते हैं। अब मैंने हिंदी में बोल दिया, आप लिख सकते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं एक ट्राइंगल के, और आपको बताना है कि ये ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कोई ट्राइंगल कब होता है, जब उसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। यानी कि ये अगर ABC है तो इसकी कोई भी अगर 2 साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। इससे नाम से ही पता चलता है, समद्विबाहु। बाहु मतलब भुजा, समद्वि मतलब समान 2 भुजाएं हो जिनकी, तो इंग्लिश में इसे आइसोसेलेस कहते हैं। आइसोसेलेस के लिए कोई भी 2 आपस में साइड्स बराबर हो जाए। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें कोई भी दे नहीं रखा है, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। 5, -2 और 6, 4 और 7, -2। तो सबसे पहले आप AC निकालिए। AC जो आप निकालेंगे तो 7 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4 प्लस ये माइनस प्लस का 2 वो हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2। चलिए फिर आप AB निकालेंगे, तो AB के लिए वही x2 - x1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 6 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √37 यूनिट AB यूनिट। फिर AB AC हाँ BC के लिए 7 - 6 का स्क्वायर यानी 1 -2 -4 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि ये भी हो जाएगा 1 + 36 = √37 यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 साइड्स बराबर आ गई, एक आई 2, एक आई √37, एक आई √37। तो कोई भी 2 साइड्स अगर किसी भी ट्राइंगल के बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है। अब ये दे रखा है ग्राफ का क्वेश्चन 7.8 की ये ग्राफ टाइप का बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो ABCD ये 4 पॉइंट्स हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं शायद, हाँ 4 फ्रेंड हैं ABCD जो कि बैठे हुए हैं। अब इस ग्राफ की मदद से हम इनके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। फिर उन पॉइंट से आपको यही बताना है कि ABCD जो है ये एक स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए मैं आपको ये कराए दे रहा हूँ कि ये कुछ ग्राफ जिस टाइप का बना हुआ है, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में ग्राफ अगर देखेंगे आप तो A के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो A के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3, 4। जो B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 6, 7। जो C के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 9, 4। और जो D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 6, 1। तो अब आपको बताना है कि ये ABCD एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं या नहीं। तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, आप सभी को पता होगा कि उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। यानी AB = BC = CD = DA अगर आ गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे भी कुछ अलग होता है। चारों साइडें तो समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं, रोम्बस की। स्क्वायर और रोम्बस में इतना डिफरेंस होता है कि स्क्वायर की भी सारी साइडें बराबर होती हैं। ये सारी आपस में बराबर होती हैं। और जो रोम्बस होता है इसकी भी सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। लेकिन इसमें हर एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें हर एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो अभी डिग्री एंगल निकालने वाला तो इसमें आपको बता ही नहीं गया। तो
इसमें आप क्या करें, डायगोनल से इसका पता लगा सकते हैं कि कौन स्क्वायर है कौन रोम्बस है। स्क्वायर में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होता है लंबाई में, यानी ये डायगोनल इस डायगोनल के बराबर होगा। लेकिन रोम्बस में एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है, ये आपस में बराबर नहीं होता है, ये अलग होगा और ये अलग होगा। तो यही चीज़ है जो दोनों के बीच में डिफरेंस पता करती है। बाकी साइड्स में तो दोनों सेम ही होते हैं। तो इसमें हमें एक काम और करना होगा, ए बी बी सी सी डी डी ए तो निकालनी होगी, उसके बाद में ए सी और बी डी भी निकालना होगा जो कि डायगोनल्स होंगे। इसमें ऑर्डर का आपको ध्यान रखना होता है कि बी डी डायगोनल होगा या बी सी डायगोनल होगा या डायगोनल क्या होगा, इसलिए आप इनको लाइन वाइज फिगर बना के लिख लें। जैसे कि नंबरिंग हमेशा जब शुरू करें तो एक तरफ से लिखना चालू करें, यानी कि ये ए ये बी, फिर ये नहीं कि यहाँ पे सी लिख दें, फिर ए बी सी और फिर डी। या अगर इधर से लिखें तो ऐसे ए बी सी डी, एक तरफ से लिखना चालू करें, नहीं तो क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है। ए बी 3,4, चलिए इसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। ए बी बी सी सी डी और डी ए फिलहाल हम निकाल लें। तो ए बी की अगर वैल्यू निकाली जाए तो 6 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस 7 - 4 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9 यानी कि √18। √18 को लिख सकते हैं हम 3√2, ये 3 3 जा 9, 2 जा 18। और बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो 9 - 6 यानी 3 का स्क्वायर, 4 - 7 यानी कि -3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो बात वही रहेगी ये भी कि 9 + 9 = 18 = 3√2। सी डी निकालेंगे तो सी डी भी उसी तरीके से 9 - 6 का होल ऑफ स्क्वायर या 6 - 9 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा, और फिर 1 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि -3 का होल ऑफ स्क्वायर यानी वो भी 9 आ जाएगा, तो √18 यानी कि 3√2 इसे भी लिख सकते हैं। और फिर डी ए या ए डी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू इतनी आएगी 3 का स्क्वायर, और फिर 6 - 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस 1 - 4 का स्क्वायर यानी ये भी हो जाएगा वही -3 का स्क्वायर यानी कि 9 आएगा, 9 - 9 18, और फिर जोड़ के 3√2। तो आपने देख लिया कि डिस्टेंस मतलब ये और ये आपस में सारी बराबर हैं। तो अभी साइड्स अगर आपस में सारी बराबर हैं तो हम इनसे नहीं पता लगा सकते कि ये हमारा स्क्वायर हुआ या रोम्बस हुआ। अभी ऐसा तो रोम्बस में भी होता है, इसलिए हो सकता है कि ये स्क्वायर ना हो। अभी हमें इनके डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल क्या हुआ, ए सी हुआ डायगोनल, एक ये डायगोनल ए सी हुआ, और एक डायगोनल क्या हुआ हमारा, बी डी हुआ। तो ए सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए सी। तो चलिए देखते हैं ए सी की वैल्यू कितनी आती है। ए सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो 9 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 6 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस 4 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 0 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 6 आ जाएगी वैल्यू, √36 रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब दूसरा डायगोनल क्या होगा, बी डी। तो बी डी निकालेंगे, बी डी क्या हो जाएगा, 6 - 6 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, प्लस 1 - 7 का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर यानी कि 36, 36 + 0 यानी 36, उसका अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा 6। तो देखिए ए सी और बी डी दोनों डायगोनल्स भी आपस में बराबर हैं और सारी साइड्स भी आपस में बराबर हैं, इसलिए ये हमारा हो गया स्क्वायर। तो चमेली जो इससे सहमत नहीं थी वो गलत थी। ये ए बी सी डी एक वर्ग ही बनाएगा, ये जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ये 3 क्वेश्चन है इसमें, तो ये बताना है कि ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें, ये आपको बताना है कि किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, और फिर रीज़न भी बताना है कि किस रीज़न से आपने ये कहा कि ये पैरेललोग्राम है या कोई भी है, तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस होती है इसमें, तो आप इसे अपने आप से सॉल्व करके देख सकते हैं।
और अगर एक्सरसाइज के बाद में आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा, जो इसमें एक ही कोई क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस ही निकालनी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। 6 का सेकंड पार्ट, तो सेकंड वाले में ये पॉइंट्स दे रखे हैं -3,5। सपोज ये ए दे रखा है, बी दे रखा है आपका 3,1, सी दे रखा है 0,3, डी दे रखा है -1,-4, ठीक है। डी दे रखा है -1,-4। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। अभी सिर्फ हम इसे क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, ये नहीं बता सकते कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है या ट्रेपीजियम है, ये अभी नहीं बता सकते। तो चलिए सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी कितनी है, वही डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। तो 3 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस 1 -5 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि -4 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, ये हो गया √52। इसे आप लिख सकते हैं 2√13। BC की वैल्यू, BC 0 -3 का होल ऑफ स्क्वायर यानी 3 का 9 हो जाएगा। 9 लिख लीजिए इसको, 9 3 - 1 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये हो गया आपका √13। अब CD हो गया -1 0 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 1, और -4 -3 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 49, तो ये हो गया 50। अब AD मीन्स AD की डिस्टेंस निकालेंगे तो -1 -3 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि -1 -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल ऑफ स्क्वायर, -1 ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये 81 यानी कि ये 83। अब आप देख सकते हैं कि AB डिफरेंट आई, BC डिफरेंट आई, CD डिफरेंट आई और AD भी डिफरेंट आई। तो ये किसी भी टाइप का कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। √13 ये 50, हाँ, तो ये किसी भी टाइप का कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। तो कोई भी टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो है ही, कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म कर रहा है, जिससे आप इसे ट्रेपीजियम कह सकें या रेक्टेंगल कह सकें, आयत कह सकें, वर्ग कह सकें, समांतर चतुर्भुज कह सकें, समलंब कह सकें। तो ये कोई भी आपका स्पेशल फॉर्म नहीं शो कर रहा है, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट आपको बताना है जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो, यानी इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंस हो। तो इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब क्या है? सपोज 7th क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको कह रहा है कि चलिए इसका फिगर बना देते हैं आप, जिससे विजुलाइज कर सकें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताना है। कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज इक्वी डिस्टेंस टू 2 पॉइंट्स 2, -5 एंड -2,9। तो एक्स एक्सिस पे अगर वो पॉइंट होगा तो आपको इतनी बात तो पता चल रही है कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई पे कितनी डिस्टेंस चला होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तभी तो वो एक्स एक्सिस पे है। इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी कि अब अगर हम वो पॉइंट कोई मानेंगे, कुछ ऐसे लेट करेंगे, तो उसे समथिंग 0 की फॉर्म में मानना होगा हमें। तो हम उसे x, 0 ले सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेंगे तो फिर वो x, 0 टाइप का ही तो लेंगे, x, y टाइप का नहीं लेंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 होना ही होना है, बिकॉज वो x पॉइंट पे, x एक्सिस पे हम ले रहे हैं। तो ये ले लिया। अब सपोज ये पॉइंट नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, जिनसे इक्वी डिस्टेंस की बात कर रही है, लेकिन उतना हम नहीं जाएंगे।
हम बस ऐसे ही लिख लेंगे 2, -5 और ये -2, 9 ऐसे ही कोई 2 पॉइंट्स होंगे जनरल पॉइंट। इनकी पोजीशंस पे हम नहीं जा रहे हैं। अगर पोजीशंस देखें भी तो 2, -5 और -2, 9 ये थोड़ा इस साइड होगी हमें लग रहा। हाँ, -2, 9 ये ऊपर होगी। तो चलिए इसे ऊपर ही बनाए लेते हैं। -2, 9 ये समथिंग यहाँ पे होगी। हाँ, ये पॉइंट होगा। तो आपको ये कह रहा है कि ऐसा पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे पता करना है जो इन 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो आप ये डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस निकाल लें और उनको इक्वल कर दें। तो ये डिस्टेंस जो निकालेंगे वो क्या आएगी आपकी, x -2 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले इसे a मान लें, इसे b मान लें और इसे c मान लें। अब हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन की कि AB = AC आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ये 2 पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस हैं इस पॉइंट से। तो अब हम इसे रफ कर दें, यानी कि अब आपको AB = AC करना है। तो AB = AC करना है तो x, 0 की ये है -2, -5 की डिस्टेंस x, 0 से निकालनी है और फिर ये डिस्टेंस निकालनी है और इसको बराबर करना है -2, 9 की जो x, 0 से डिस्टेंस आए उसके। तो यहाँ से आप देखें क्या हो जाएगा, x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और 0 -5 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 5 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर x -2 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि फिर से वो 9 का स्क्वायर ही या 81 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड्स का हम स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाता है। तो दोनों जो भी करेंगे वो दोनों साइड्स का करेंगे, एक तरफ का नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 25 और इधर भी x + 2 है। x + 2 सॉरी, ये -2 पॉइंट नहीं था, 2 था। वही मैं कहूँ ये गलती कहाँ से हो रही है। एक्चुअली ये पॉइंट 2 था तो x -2 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो ये वेरिएबल्स ही कैंसिल हो जा रहे थे, उसमें कुछ मिलता ही नहीं फिर। तो x² + 4 - 4x + 25 बराबर x² + 4 + 4x + 81। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दोनों तरफ सेम चीज़ें हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ कह सकते हैं उसे। 4 उधर गया तो ये हो जाएगा 8x और 81 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 56 -56। तो x = हो जाएगा -56/8 यानी कि -7। देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक से कुछ ज़्यादा ही होती है। 81 - 56 सही है। चलिए 2 क्वेश्चन रह गए, इसे फिर नेक्स्ट क्लास में, ये शायद थोड़ा ज़्यादा भी